विजिट हुई है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी सीएम योगी के इंटरव्यू के बाद कि अब तस्वीर तकरीबन साफ हो गई है। आपको क्या लगता है सर, इस मुलाकात के मायने क्या हैं? अचानक सीधे गृह मंत्री और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात कल होगी। देखिए, अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि ये पूर्व निर्धारित मुलाकात नहीं है। ये अचानक अप्रत्याशित तरीके से मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया। तो जब अचानक बुलाया गया है तो तब कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। अब क्या फैसला होगा ये अपने आप में हम लोगों को जब बातचीत होगी उसके बाद पता लगेगा। जो संभावित चीजें हैं वो ये है कि पहली जो चर्चा आजकल चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा क्या, जिस पर काफी दिन से विराम भी लगा कि नहीं तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, क्योंकि 6 महीने ही बाकी है चुनाव होने में। दूसरा ये है कि अरविंद शर्मा जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, संभावित विस्तार जो होना है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है कि जल्दी से जल्दी किया जाए और उसमें कौन से चेहरे हों। उसमें हो सकता है अरविंद शर्मा का नाम तो चल ही रहा था, कल जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, तो हो सकता है जितिन प्रसाद को मंत्री बनाने की बात भी चल रही हो, क्योंकि जो ब्राह्मण कार्ड है उसको भी संतुष्ट करना है, तो इसलिए भी मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना जरूरी है, इसलिए उनको अचानक बुलाया गया। क्योंकि कल जब उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम बातें हैं विनोद सर जो आप कह रहे हैं। अब अभिलाष जी, एक बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो मेरे सहयोगी अशोक कह रहे थे कि बीएल संतोष जब वहाँ पहुँचे सभी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी पार्टी को। अब ऐसे में क्या उस रिपोर्ट का हम माने कि उसको क्लैरिफाई करने के लिए सीएम से ये मुलाकात है, या फिर कल जो जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं बीजेपी में और नेतृत्व को लेकर ये मुलाकात है? आप इसे कैसे सर देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितिन प्रसाद जो है ये यूपी की पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा हेवी वेट पॉलिटिशियन इसके हिसाब से मैं नहीं देखता कि बहुत वजनदार नेता के रूप में वो आए हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति इतने दिनों से चल रही है उसमें ये निश्चित रूप से पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री का जो काम करने का तौर तरीका है वो उनके संगठन से, भारतीय जनता पार्टी या संघ के संगठन से कोई बहुत ज़्यादा पिछले दिनों से मेल नहीं खा रहा है। तो हो सकता है चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय नेतृत्व उनको कुछ समझाइश देने की कोशिश कर रहा हो। और जैसा अग्निहोत्री जी ने कहा, मैं भी मानता हूं कि योगी जी को बदलने का यह समय नहीं है, क्योंकि इसके बहुत खतरे भी हैं। क्योंकि आज की तारीख में 6 महीने के पूर्व यदि कोई नया मुख्यमंत्री आता है तो उसको बहुत सारी चीजों को संभालने में समय निकल जाएगा और टिकट वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूशन के समय उन लोगों की समझ जो है, तो मुझे लगता है योगी जी को तो बदला नहीं जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या गंगा में बिहार से जिस तरीके से बड़े मृतदेह आए, उससे जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो कोरोना का जो मैनेजमेंट में यदि फेल्यूर रहा है, उसके कारण जो केंद्रीय नेतृत्व को जो बदनामी झेलना पड़ रही है उसके कारण भी बहुत दिनों से। लेकिन अभी आप देखा होगा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उनसे मिलके आए प्राइम मिनिस्टर से। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री अब कोरोना का जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगली रणनीति के लिए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को यदि हम पास में से देखें तो निश्चित रूप से वहां पर संगठन अपने हिसाब से काम करेगा। आपको याद होगा पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 403 में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया था। इसके ऊपर काफी सेक्युलर वाले और बाकी लोगों ने भी काफी नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी वो हिंदू कार्ड परफेक्ट चल गया था। वापस वैसा का वैसे कार्ड चलेगा क्या रणनीति लाना पड़ेगी, एंटी इनकम्बेंसी से फैक्टर को कैसे कंट्रोल करना पड़ती है। बीएल संतोष जी की जो रिपोर्ट में बहुत कुछ चीजें उसमें समाविष्ट है, सारी रिपोर्ट आपके हमारे सामने आई नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को जीतना अभी मोदी जी और अमित शाह जी का और योगी जी का सबसे बड़ा मुख्य वो जिसको कहते हैं कि एजेंडा है। तो निश्चित रूप से वो संभल के उस पर काम कर रहे हैं। समय काफी है, लेकिन यूनाइटेड अपोजिशन आता है कि सामने समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आए हैं। मतलब अभी योगी जी को बदलने का रिस्क नहीं ले सकती है पार्टी, इतना वक्त भी नहीं है और हालात भी इशारा नहीं कर रहे हैं बीजेपी। ठीक है विनोद सर, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ठीक है सीएम योगी ने साफ कर दिया, लंबी मीटिंगों का दौर चला, उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव अगला लड़ा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है इस मुलाकात में कि कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी जानी हैं। उसमें AK शर्मा का भी नाम आया था, उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब जितिन प्रसाद भी आ गए हैं, तो क्या जिम्मेदारियों से रिलेटेड हो सकता है? सवाल मुझसे है? यस सर, विनोद सर आपसे ही है। यस सर, सवाल ये है कि क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, जैसे AK शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब जितिन प्रसाद भी आ गए हैं, तो क्या इससे संबंधित ये मुलाकात कुछ हो सकती है ऐसे?
नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जब मुलाकात हो रही है, आप देखिए अभी करीब 15 दिन पहले आप जब ये कोरोना को लेकर के निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा और गाजियाबाद आए थे, तब वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री या गृहमंत्री या नड्डा जी से नहीं मिले थे। तो इस समय उनको बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। और चूंकि तीनों से मुलाकात उनकी तय है, अमित शाह जी से भी मिले हैं, नड्डा जी से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, तो जाहिर है AK शर्मा जो 5 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि उनका वहां प्लेसमेंट हो कैबिनेट में, अब उनको MLC बनाने के लिए थोड़ी भेजा गया था, उनको बाकायदा इस्तीफा दिला करके सरकारी नौकरी से उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया और MLC बनाया गया। तो उनको मंत्री बनाने के लिए और कुछ अहम विभाग, जिसमें गृह विभाग की बात हो रही थी, नियुक्ति विभाग की बात हो रही थी, जिसको लेकर असली तनातनी यही थी कि मुख्यमंत्री जो है ये दोनों विभाग नहीं देना चाहते थे उनको, नियुक्ति और गृह। तो अब क्या मुख्यमंत्री के ऊपर एक दबाव जो बना है पिछले कई दिनों की जो एक्साइज हुई है, चाहे वो BL संतोष की यात्रा रही हो, चाहे बोले की यात्रा रही हो, या राधा मोहन सिंह का राज्यपाल से मिलना रहा हो, तो जो दबाव एक बनाया गया है, और कल जिस तरह जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं, क्योंकि मुझे ये जानकारी क्या ये भी एक अंदाज है कि कल का जो ऑपरेशन था वो भी केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है, उसने प्रदेश के नेतृत्व को, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी उसकी। तो अब उन सब चीजों को एडजस्ट करने के लिए इनको बुलाया गया है कि भाई आप अरविंद शर्मा को ये पोर्टफोलियो दीजिए, जितिन प्रसाद को मंत्री बनाना तो उनको क्या दिया जाए, ये सब उसमें मुख्यमंत्री अपनी बात कहेंगे। तो अभी जो है मुझे लगता है ये तीनों मीटिंगें बहुत अहम है, और अब जिस शोडाउन की बात लगातार हम लोग कर रहे थे, उसका कुछ न कुछ निर्णायक फैसला होना है। या तो मुख्यमंत्री जी समझौता करके केंद्र की बात मानेंगे, या वो अपनी बात रखेंगे, जिसका ये हमको कल तक जो है पता लगेगा। लेकिन ये बैठक और मुख्यमंत्री का दौरा ये बहुत ही निर्णायक और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है दिल्ली का। ये निर्णायक तो होगा विनोद सर, ये जो बहुत अहम बात आपने कही। वरुण, आपने बंगाल पूरी तरीके से कवर किया, कोने कोने में आप गए। बंगाल के बाद बीजेपी और भी किसी भी तरह के रिस्क के लिए तैयार नहीं होगी क्या? इस मीटिंग को हम उस लिहाज से भी देख सकते हैं कि चुनाव से पहले किस तरह की समझाइश CM योगी को दी जाती है, वो क्या कन्वे करते हैं पार्टी को और आला कमान को, ये तमाम बातें बहुत अहम होगी बंगाल चुनाव के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, मैं इस मीटिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जोड़ देता हूं। कल रात एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वतंत्र देव सिंह और साथ साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कल योगी आदित्यनाथ के साथ देर रात एक मीटिंग करी, और सुनील बंसल हेलीकॉप्टर से जो है वो लखनऊ पहुंचे। सोचिए, आज की मीटिंग से पहले कल देर रात एक मीटिंग होती है, और उससे पहले वो पूरी प्रिपरेशन के साथ योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचते हैं, जो बिल्कुल फिक्स दौरा नहीं था, अचानक ये दौरा तय किया जाता है। तो पहले से तय है कि स्पष्ट तौर पर कुछ बड़ा फेरबदल या कुछ संगठनात्मक फेरबदल या कैबिनेट में विस्तार या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी प्रिपरेशन लगातार सेंटर की तरफ से दबाव के तौर पर, या फिर योगी आदित्यनाथ को फिलहाल रात में मीटिंग करके तय करना पड़ा कि आगे अब 6 महीने का जो अंतराल बचा है, आगे जो प्रिपरेशन के लिए टाइम बचा है, उसके लिए केंद्र में राज्य में सामंजस्य बिठाकर आगे रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। और जो भी स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को नाराजगी भी है स्टेट गवर्नमेंट से। बहुत सारे लोग इस बार शिकायत करते नजर आए, और शायद यही कमियां कहीं ना कहीं सेंटर तक पहुंची। इसके अलावा ये भी बात निकल के आई कि आखिर कई सारे फैसलों पर योगी आदित्यनाथ सेंटर को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सामंजस्य बैठाना 6 महीने में बहुत ही जरूरी होगा, उसी को लेकर शायद ये मीटिंग बहुत जरूरी थी। कल रात जो मीटिंग हुई करीब 2 घंटे चली, उस 2 घंटे की मीटिंग के बाद अचानक 3:30 बजे यहाँ पर आना, गृह मंत्री से मुलाकात करना, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की बात है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो आप समझ सकती हैं कि यूपी को जीतने के लिए कोई भी चूक ना सेंट्रल करना चाहेगा, ना स्टेट गवर्नमेंट की कोई गलती अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और शायद आपसी सामंजस्य बिठाकर रणनीति को तैयार करने की ये पहली कोशिश आज से आपको दिखनी शुरू भी हो जाएगी। जी प्रशांत, अब सवाल इसी से जुड़ा हुआ उठ जाता है, जहां तक ये संभावना लग रही है कि केंद्र का कोई जिम्मेदारियां देने का फैसला ऐसा हो जिसमें योगी की सहमति ना हो, या फिर योगी का कोई ऐसा फैसला हो जिसमें केंद्र की सहमति ना हो, तो शायद वो टकराव खत्म करने के लिए मीटिंग हो सकती है। देखिए, अभी कुछ भी फिलहाल पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, सब कयास और अटकलें हैं। लेकिन जहां तक बात परिवर्तन की है, नेतृत्व परिवर्तन की है उत्तर प्रदेश में, वो इसलिए अभी नहीं लगती कि कोई ऐसी वजह नहीं लगती कि जिस मुख्यमंत्री को आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जहां जहां चुनाव हुए वहां स्टार प्रचारक के तौर पे आप लेके जा रहे हैं, वहां पे परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन कोई बात नहीं हो सकती, कोई वजह होनी चाहिए।
अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए नेतृत्व परिवर्तन करते भी हैं तो फिर कोई ऐसी कमी नहीं है कहीं से भी, तो प्रमोशन करेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, क्या केंद्र में लेके जाएंगे तो क्या कहाँ लेके जाएंगे, तो तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि थोड़ी देर में अभी पहुंचने वाले हैं, गृहमंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी, मीटिंग होगी, और जो बाहर कयास राजनीतिक लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है कि कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये आनन फानन में ये मीटिंग तय हुई है। और जिस तरीके से पिछले 10-12 दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश को लेकर के हुआ है उसमें कुछ परिवर्तन होना है या कुछ अपनी बात कहनी है। हो सकता है कि जो दो उप मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के कोई चर्चा हो, उसमें कोई फेरबदल हो, ये इसकी संभावना भी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसी घटनाक्रम हुए हैं जिसमें कि ऐसा सबको लग रहा है कि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम इसमें हो सकता है। और दूसरी बात, चूंकि कोविड महामारी बहुत बड़ी है, कोविड को लेकर के भी अपनी बातें रखनी है, प्रेजेंटेशन देना है, लोगों को बताना है, फिर अगले साल चुनाव है उसको लेकर के रणनीतिक चर्चा हो सकती है। तो दो हिस्से में अगर इसको रखा जाए तो कोविड पर तो चर्चा हर हाल में होनी है, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक मायने इसके ज़रूर हैं। अब उसका परिणाम क्या निकलता है, अब वो आज और कल 2 दिन के बाद जो मीटिंग्स होंगी उसी के बाद से जानकारी निकल के आएगी। तो फिलहाल अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। हम अमित शाह के घर के बाहर खड़े हैं इस वक्त कृष्ण मेनन रोड पे नई दिल्ली में, और यहाँ से मीटिंग करने के बाद अगर वो शेड्यूल हुआ तो वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, या फिर दोनों ही मीटिंग कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से और 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का तय है। और ये तमाम बातें, इस तरह की जो मीटिंग है, जो शेड्यूल हो रही है, ये बिल्कुल इशारा कर रही है कि कुछ न कुछ राजनीतिक बात है, इसमें महत्वपूर्ण बात है, जिसकी वजह से ये मीटिंग हुई है। और अचानक इस तरीके से मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं और आला नेताओं से मिल रहे हैं, या उनको बुलाया गया है, या खुद अपनी बात को कहने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो बात क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो सब ऑनलाइन हो रही है, वर्चुअल हो रही है, तो खुद चल के आना तो जरूर कोई बात है। कोविड में खुद चल के आना, बात करना, कोविड की बात तो आपने की प्रशांत, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल अभिलाष जी मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीएल संतोष की रिपोर्ट में तो बहुत ही सकारात्मक बात कही गई योगी सरकार को लेकर कि 93% तक संक्रमण को रोकने की जो कोशिश थी वो कामयाब रही। तो कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर ये क्या मीटिंग हो सकती है, या फिर जो अंदरूनी कलह की बात जिस और प्रशांत इशारा कर रहे हैं कि कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर अंदर से भी कुछ विरोध के स्वर थे, क्या उसे सेटल डाउन करने की ये कोशिश है? देखिए, जैसे प्रशांत जी ने कहा, मैं भी मानता हूं कि ये मीटिंग में सिर्फ कोविड पर बात होगी ऐसा भी नहीं है, और सिर्फ राजनीति पे बात होगी ऐसा भी नहीं है। दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, और चूंकि चुनाव है, लेकिन ये बात हमको समझना चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री जब दिल्ली आता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से तो मिलने आएगा ही। अब प्रश्न उठता है कि ये टाइमिंग क्या है इस मीटिंग का, और क्या ये मीटिंग वाकई आनन फानन में निश्चित हुई है, या इसके पहले भी जो हमको जो जानकारी नहीं है वैसी पहले से इनकी कोई बातचीत हुई थी जिसके तहत वो प्राइम मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि कोविड से संबंधित अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात थी, ग्लोबल टेंडर करने की बात थी उत्तर प्रदेश के द्वारा, वो मामला खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद, तो अब कोविड का इश्यू जो है वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहीं रहा है, क्योंकि इतनी जिस तरीके से इस मीटिंग को हम देख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से भी ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से देखा जाएगा कि जो चैलेंजेस एंटी इनक्यूमेंसी फैक्टर, या आप जैसे जानते हैं हम सब लोग कि आदित्यनाथ जो सीएम जो वो है को काफी इंडिपेंडेंट और अपने स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेने के लिए जाने जा रहे हैं। जो हो सकता है पार्टी का जो हाई कमांड है उससे उनकी इच्छाओं की पूर्ति वहां नहीं हो पा रही होगी, और उनकी एक कट्टर मुख्यमंत्री के रूप में जो है उनकी जो इमेज है उसके चलते भी उस बीजेपी में भी एक बहुत बड़ा गुट उनका विरोध करने लग गया है। आपको याद होगा जब सीएम चुना जाना था उत्तर प्रदेश का, तब एक हलचल आपको याद आ रही होगी, खूब 7-8 दिन तक खूब लंबी हलचल चली थी, और पता नहीं लग रहा था किस तरह, फिर हेलीकॉप्टर से उनको बुलाया गया और फिर वापस अमित शाह के घर पे मुलाकात हुई। ये सब याद है पिछले 4.5 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन उन 4.5 साल के बीच में गंगा में बहुत पानी बह गया है। तो अब उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि राजनीतिक दृष्टि से
योगी ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं या आप कमजोर हुए हैं पिछले 4.5 साल में? मुझे लगता है कि योगी जी निश्चित रूप से उभर कर आए हैं एक अच्छे नेता के रूप में, और वरना उनको पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा कैंपेनिंग के रूप में, स्टार कैंपेनर के रूप में नहीं लिया जाता। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में भी पिछले 2-3 दिनों से ये हलचल चल रही है कि क्या शिवराज सिंह को हटाया जाएगा, क्या बहुत राजनीतिक चल रही है, बहुत अखबारों में छप रहा है कि बहुत उठापटक हो रही है, उनसे जम नहीं रहा है कोविड के मामले में या बाकी सब चीज। तो ये इस तरीके की हलचल राजनीतिक होना बहुत सामान्य बात है, और यदि मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे तो निश्चित रूप से इनसे बिना मुलाकात के तो जाएंगे नहीं। अब प्रश्न उठता है कि क्या उनको बुलाया गया है या उन्होंने टाइम मांगा है, ये कुछ देर बाद अपने को पता लग जाएगा कि प्रशांत जी बता देंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन यदि इफ ही हैज बीन समन्ड टू दिल्ली तो निश्चित रूप से उनके लिए कुछ सुझाव अमित शाह के पास होंगे, कुछ प्राइम मिनिस्टर उनको कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी कार्यशैली में इस तरीके से बदलाव कीजिए, वरना पार्टी को इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बात होगी, स्ट्रैटेजी होगी। आपको याद होगा कि पिछले बार के समय में जो टिकट का वितरण हुआ था वो पूरा दिल्ली ने किया था। इस बार टिकट वितरण के लिए निश्चित रूप से योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में एक अपनी अहम भूमिका उसमें निभाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी में पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो रामलाल जी संगठन मंत्री थे, आज बीएल संतोष जी आ गए हैं। पार्टी में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। पार्टी ने दिल्ली को खोया, पार्टी ने पंजाब को खोया, पार्टी ने वेस्ट बंगाल को खोया। तो इन सब चीजों के बाद और कोविड के हिसाब से जिस तरीके से पूरे देश भर में मोदी जी की जो इमेज है उसको जो झटका लगा है, उसके चलते उत्तर प्रदेश को, जिसको कहते हैं, दे कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ। इलेक्शन एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभिलाष सर, जो आप कह रहे हैं कि कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, और इमेज बिल्डिंग कैसे होती है, और जिस घटना की का जिक्र अभी विपनेश ने किया वो बहुत ही अहम हो जाता है। विपनेश तब जब आए वो, और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली, और इस बार जब आए हैं तो उनके कद में कितना इजाफा हुआ है वो भी पता चल जाएगा, या फिर नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उनको कैसे सेटल करता है, ये एक अहम सवाल है। लखनऊ से हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, वहां चर्चा किस तरह की है? ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे नाम थे जिस पर आपत्ति थी सीएम योगी को, कुछ ऐसे नाम थे जिसे खासतौर पर केंद्र चाह रहा था कि उन्हें तरजीह मिले। क्या उन नामों को लेकर इस मीटिंग में, इस मुलाकात में कोई एक रास्ता निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक अपडेट आपको देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी मिली है कि एके शर्मा, जिनको बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया गया था, उनके भी दिल्ली जाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि वो तस्वीरें भी बहुत जल्द हम लोग देख पाएंगे जब एके शर्मा दिल्ली में मौजूद होंगे। दूसरा जो सवाल आपने किया, तो इस सवाल का जवाब फिर बीजेपी की उसी मीटिंग से निकलने वाला है। आपको याद होगा कि जब बीएल संतोष लखनऊ में बैठक कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल उन तमाम सारे उन नेताओं से भी मुलाकात की थी जो पहले बीजेपी में नहीं थे, विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिसमें ब्रजेश पाठक थे, जिसमें कौशल किशोर जो कि पहले बसपा में रह चुके हैं। ऐसे नेताओं से भी अलग अलग मुलाकात बीएल संतोष ने की थी। तो आप देखिए कि जो ये बात कही जा रही थी कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर कुछ अच्छी खबर नहीं है या कुछ नाराजगी की बात सामने आई है, उसको भी पैचअप करने की कोशिश बीएल संतोष ने बैठक के दौरान की है। हालांकि सरकारी स्तर पर या फिर संगठन के स्तर पर इस बात को सिरे से नकारा गया है कि कोई टकराव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, किसी तरह के कोई मतभेद नहीं है, सरकार और संगठन में बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। लेकिन जब विपक्षी दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को बुलाकर उनसे अलग अलग मुलाकात की जाती है तो इस तरफ भी एक सवाल खड़ा होता है। तो अभी फिलहाल अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन 2021 में जबरदस्त हलचल उत्तर प्रदेश में है। आप देखिए कि नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कल कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत अहम योगदान होगा, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जब उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान होने वाला है तो क्या उत्तर प्रदेश के किसी बड़े नेता को मौजूद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, अभी यही खबर, देखिए एके शर्मा के दिल्ली जाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। अभी थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि उनको दिल्ली कब पहुंचना है, किससे उनकी मुलाकात होनी है। आप देखिए कि जब एके शर्मा उत्तर प्रदेश में आए थे और जब ये कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि सरकार में बहुत अहम पद पर वो आने वाले हैं, अहम भूमिका उनकी होने वाली है, उसको काफी दिन बीत गया और बाद में एके शर्मा ने अपने आप को कंसंट्रेट किया, यानी बनारस और मऊ यानी पूर्वांचल के उस बेल्ट में अपने आप को सीमित किया जहां से वो ताल्लुक रखते थे। तो वो बात जो शुरुआती दौर से कही जा रही थी कि सरकार में एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाने वाले हैं, बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिलने वाला है, उसमें बहुत लंबा गैप हुआ। एक विषय ये जरूर होगा आज की बैठक में कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो एके शर्मा को किस अहम पद की जिम्मेदारी सरकार में या संगठन में या किस तरह से उनका उपयोग उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। विनोद सर, मैं आपके पास आती हूं। विनोद सर, एक तो जो इंफॉर्मेशन वरुण ने दी कि इस मीटिंग से पहले कल लखनऊ में एक मीटिंग हुई है
प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिले हैं, इमरजेंसी मीटिंग वो भी थी, और उस मीटिंग के बाद तुरंत आज सीएम योगी दिल्ली आ गए हैं। कल भी चलेगी, आज भी मीटिंग चलेगी, और एके शर्मा की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी पहुंच सकते हैं, थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। ये कड़ियां सर जुड़ रही हैं आपस में कहीं, क्या कोई नाराजगी? विनोद सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब एके शर्मा को किस रूप में मंत्रिमंडल में लिया जाए, मेरी जानकारी थी कि को मंत्रिमंडल में तो पूर्वांचल विकास परिषद का अध्यक्ष बना करके और हम राज्य मंत्री का दर्जा दे देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। इसीलिए पिछले 5 महीने से रता चल रही थी। लेकिन अब अगर एके शर्मा को बुलाया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो दिल्ली में संघ की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में विस्तार से चर्चा हुई थी, उसमें बीएल संतोष की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, दत्तात्रेय सरकार वहां है, उनकी लखनऊ यात्रा को लेकर चर्चा हुई थी, और उसके बाद संघ में जो राय बनी थी, उस राय से भारतीय जनता पार्टी को अवगत भी करा दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, और साथ में मुख्यमंत्री किसको क्या विभाग देते हैं ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और एके शर्मा के मसले पर यह राय बनी थी कि उनको कैबिनेट में जगह दे दी जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, एके शर्मा को बुला करके कैबिनेट किया जाए, उनको कैबिनेट में ले और कोई महत्वपूर्ण विभाग दे। सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, हम ठीक से आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अभिलाष जी से ले लेते हैं। अभिलाष सर, एके शर्मा जी की भूमिका को जरा समझाइए सर, क्योंकि पसंद नापसंद सबकी होती है, किसके ज्यादा क्लोज हैं वो, राज्य के, केंद्र के, किसके? निश्चित रूप से वो केंद्र के क्लोज हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री को साइडलाइन करके किसी को भी महत्व का दर्जा उस राज्य में देना, उत्तर प्रदेश में या और किसी राज्य में भी, ये बहुत मुश्किल होता है। आप मुख्यमंत्री को हर बार हर समय नाराज नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने अभी देखा होगा, जितिन प्रसाद आए हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे बातचीत हुई होगी, लेकिन दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई। पिछले साल आपने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्वाइनिंग इस तरीके से हुई थी, उन्होंने सरकार गिराई, लेकिन आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र की तरफ से किसी भी तरीके का कोई ओहदा नहीं मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की अपनी एक स्टाइल है। वो एक रातों रात किसी को उठाकर अपनी दूसरी पार्टी से लाकर सिर पर नहीं बिठाते जब तक उनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो हो सकता है कि शर्मा के मामले में भी पहले योगी जी से बातचीत करके उनसे पूछा जाएगा कि इतने दिन क्यों बीत गए और क्या बातचीत हुई थी, या जो ये आपस में डील होती है पार्टी बदलकर या केंद्रीय कमान से बातचीत करने के बाद जो आपस में बातचीत होती है। जो मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के मामले में ये हुआ था कि उनके मंत्रियों को ले लिया जाए, तो मंत्रियों को ले लिया, लेकिन सिंधिया जी को कुछ नहीं दिया। वैसे जितेंद्र प्रसाद के मामले में क्या होगा, शर्मा जी के मामले में क्या होगा, ये सारी बातचीत मुझे लगता है आज और कल की मीटिंग्स में, कल तो शायद प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में इतनी डिटेल बात नहीं होगी, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह जी जो पार्टी का सारा अफेयर्स को देखते हैं, वो लोग इन सारी चीजों को बात करके योगी जी के दिमाग में क्या है उनसे बातचीत करके सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज ये स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो आज से 4.5 साल पहले थी। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरीके से बड़ी जीत हासिल की थी, उस समय की स्ट्रेटेजी बहुत अलग थी। उस समय की बात जो है वो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। तो इसलिए केंद्र को और राज्यों को साथ में सामंजस्य बिठाकर ही काम करना पड़े, तभी वो बड़ी संख्या में बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एंटी इंक्यूबेंसी तो है ही, और जिन लोगों को एश्योर किया गया था कि आपको कुछ दिया जाएगा, तो बहुत देर कर दी है वहां पर, तो इसलिए वो लोग भी नाराज हैं। तो शर्मा जी के मामले में वही बात लागू होती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों में आपने देखा होगा, बहुत अलग अलग तरीके से डिमांड आ रही है और लोगों को अकोमोडेट करने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़े योगी जी भी बैकफुट पे हैं और केंद्र सरकार भी इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश को नहीं ले सकती है। इसलिए इन दोनों को आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करना पड़ेगी, और उसके जो नतीजे हैं हमको अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होंगे। कई महत्वपूर्ण नाम इसमें विपनेश उत्तर प्रदेश के आ गए हैं, और पावर बैलेंस की ही ये कोशिश है कि योगी के नेतृत्व में इन तमाम लोगों को कैसे सेटल किया जाएगा उनके साथ। एक बार फिर वरुण आपके पास आते हैं। विपनेश ने जिस मीटिंग का, कल के मीटिंग का जिक्र किया, आपने जो वो अहम इनपुट दिया है, क्या वो बात जो है वो सीधे तौर पर इसी मीटिंग से जुड़ती है वरुण, और कितना इम्पैक्ट होगा कल हुई जो मीटिंग है उसका?
देखिए, निश्चित तौर पे एक अहम मीटिंग आप इसलिए बोल सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से सुनील बंसल पहुंचते हैं रात में लखनऊ उस 2 घंटे की मीटिंग के लिए, और उसके तुरंत बाद जो है वो योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हो जाता है तैयार, और उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की बात आती है। तो ये सारे इनपुट अगर आप जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा कुछ संगठनात्मक या फिर सरकार के तौर पे कुछ एक नया कदम हो सकता है कि यूपी में या सेंटर के दबाव में यूपी की तरफ से कुछ उठाने की बात की जाए, या फिर हो सकता है ये भी कि आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकती है। अभी क्या लोग सच में वहां पर नाराज हैं, और एक बात जो हमारे गेस्ट ने कही वो ये कि 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आपको समझना होगा। तो क्या लोगों की नाराजगी, क्या हाल फिलहाल में जो कुछ भी देखने को मिला है, जो मीटिंग्स हुई उसमें लोगों ने अपने इनपुट दिए, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर हम 6 महीने में चीजों को सही नहीं करेंगे तो चुनाव तक जाते जाते हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और इसी सबको सामंजस्य बैठाने के लिए, हालात को सुधारने के लिए इस मीटिंग को आप महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ संगठनात्मक फेरबदल या मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात भी सामने निकल के आए। जी बिल्कुल, और कैबिनेट को लेकर एक अलग तरह का प्रेशर होगा, और क्योंकि ये जो तमाम हमने चर्चा में बात की, विपनेश, प्रशांत आपसे समझना चाहेंगे क्या अंदर खाने से ये बातें सामने आ रही हैं कि कैबिनेट को लेकर इस मीटिंग में बात हो सकती है, क्योंकि कल जिस तरह से सुनील बंसल मिलकर गए, उन्होंने कन्वे किया होगा सीएम को, फिर सीएम आते हैं, तो क्या कैबिनेट को लेकर कुछ ठोस फैसले आज के इस मीटिंग में हो जाएगी? देखिए, एजेंडे में वो भी हो सकता है कि उस पर भी कोई फैसला लिया जाए, कोई चर्चा लिया जाए, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं परिवर्तन की, उसमें इस बात को समझना होगा कि आखिर किसी भी चीज़ के पीछे वजह क्या है। उत्तर प्रदेश में 2017 से अभी तक जो कुछ भी हुआ, एक लाइन जो पार्टी की लाइन थी, उसी पार्टी की लाइन पे सारा काम हुआ, सारा एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एंग्री एक्शन मैन के तौर पे नजर आए। जो हार्ड से हार्ड डिसीजन लेना था उन्होंने लिया और सारे काम किए। अदालत से भी टकराव हुआ, सबसे हुआ, मतलब अपने काम से कहीं पीछे नहीं हटे, जिस एक्शन लाइन मोड पे जाना था। तो ऐसे में अब चुनाव के ठीक समय पे क्या उनको जो अटकलें लगाई जा रही हैं परिवर्तन की, क्या वो कोई ऐसी परिवर्तन की बात हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कोई ऐसी परिवर्तन की बात होगी। अब रहा सवाल कि क्या जो नए लोग आए हैं उनको कोई जगह देने की बात है। ये संभव है कि जो नए लोग आए हैं पार्टी में और मुख्यमंत्री के नीचे की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए, उसको लेकर के ये अहम चर्चा हो सकती है। इसमें दम लगता है और उसमें हो सकता है कि कई बातों पे सहमति मुख्यमंत्री की ना हो, इसीलिए वो खुद आए हैं और सहमति बनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे और एक आम राय निकालेंगे। क्योंकि नीचे की कमांड में कुछ जो दिक्कत आ रही थी, उसमें लेकर के संगठन के स्तर पर भी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, उसको समझाने बुझाने का भी काम किया गया है। तो जो मुख्य कमान है वो बनी रहेगी, उसके नीचे की कमान में हो सकता परिवर्तन हो, उस पर ये अहम चर्चा हो सकती है। ये हो गया एक हिस्सा। दूसरी बात यह है कि चूंकि सबसे अलग अलग मिल रहे हैं, गृह मंत्री से अलग मिलेंगे, अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष से अलग मिलेंगे, प्रधानमंत्री से अलग मिलेंगे, तो अलग अलग मिलने पे अलग अलग विषय भी हो सकते हैं। गृह मंत्री से मिल रहे हैं, हो सकता है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के जो जितनी भी उनकी तैयारी है उसकी रिपोर्ट दें, क्योंकि हर मुख्यमंत्री जो है अपनी अपनी बातें बता रहा है। प्रधानमंत्री को भी अपना हर मुख्यमंत्री अपना रिव्यू देता है, तो आप रिव्यू करते हैं वो, उसको लिए बात कर सकते हैं। चूंकि गृह मंत्री और अमित शाह के बीच में पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात है, इसीलिए तमाम अटकलें लग रही हैं और ये चर्चा हो रही है कि सरकार के अलावा राजनीति और पार्टी स्तर पर भी बातचीत होनी है। और ठीक है प्रशांत, एक अपडेट दीजिए, अभी सीएम कहां पर है इस वक्त, क्योंकि 3:46 हो गए हैं। सीएम कहां पर है? 4 बजे की है मुलाकात। देखिए 4 बजे की मुलाकात है और हिंडन से अगर उनको 4 बजे के पहले पहुंच गए तो जैसा कि मैंने बताया यूपी सदन में वो रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। यूपी सदन में है इस वक्त, अभी सीएम यूपी सदन में है, गृह मंत्री से मुलाकात होनी है अभी थोड़ी देर। हाँ यूपी सदन में, और यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको मैं यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये पूरी जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस की फोर्स है। वैसे तो आमतौर पर गृह मंत्री के घर के बाहर हमेशा फोर्स होती है, लेकिन जब कोई मूवमेंट होती है, कोई मुलाकात होती है, तो यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है और जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है फोर्स लग गई है और किसी भी टाइम मूवमेंट हो सकता है। पूरी तैयारी कर ली गई है। तो
थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचेगा और 4 बजे गृह मंत्री के साथ उनकी मीटिंग होगी। प्रशांत, लौटते हैं आपके पास, जो कई अहम बिंदुओं पर आपने हमारा ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस पे खास विनोद सर आपकी पकड़ रहती है, और जैसा कि अभिलाष सर कह रहे थे कि बीजेपी का अपने काम करने का एक ढंग है, और कई नेता आए हैं लेकिन हमने नहीं देखा कि बीजेपी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हो। लेकिन जब बात जितिन प्रसाद की होती है, टाइमिंग कुछ ऐसा है कि ठीक एक दिन बाद सीएम आ रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने ट्वीट किया, उनका स्वागत किया, लेकिन क्या आज की मीटिंग में सीएम का पक्ष भी देखा जाएगा कि वो कितने कंफर्टेबल हैं जो नए लोग आ रहे हैं उनको लेकर? देखिए, जितिन प्रसाद के बारे में अच्छी जान लीजिए कि पिछले 2 साल से जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार का और मुद्दा बड़ी मुक्ता से उठा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया था, और जिसके तहत सोशल मीडिया के जरिए सारे ब्राह्मण संगठनों को जोड़ करके वो योगी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जितिन प्रसाद ने एक पोजीशन ले रखी थी इस सरकार के खिलाफ। अब वो बीजेपी में आ गए हैं, उसी बीजेपी में और उसी सरकार के साथ उनको रहना है जिस पर वो आरोप लगा रहे थे। तो जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी कुछ आपत्तियां होंगी जितिन प्रसाद को लेकर के, अपने कुछ ऐतराज भी होंगे, वो भी वो हाईकमान के सामने रखेंगे। शायद वो ये कहें कि जितिन प्रसाद को काम करना है तो अपना रुख नरम करना पड़ेगा, सरकार के प्रति उनको अपना रुख बदलना पड़ेगा, उनको सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें भी तय होंगी, और जितिन प्रसाद भी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, किसी राजनीतिक डील के तहत ही आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली शामिल होने के लिए आ गए। अभी अभिलाष जी कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो पूरी सरकार लेके आए थे, लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, अब चुनाव का दबाव है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम सामाजिक वर्ग जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट थे, उसमें चाहे वो ब्राह्मणों हो, चाहे क्षत्रिय हो, सवर्ण समाज हो, और चाहे ओबीसी हो, ओबीसी को लेकर के भी बहुत तरह की चिंताएं हैं। इसीलिए इन सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री से हाईकमान बात करेगा। मुझे लगता है कि अमित शाह भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री भी बात करेंगे, और नड्डा जी भी बात करेंगे कि किस तरह से इस सामाजिक संतुलन को बनाया जाए। जितिन प्रसाद का कितना उपयोग किया जा सकता है वो किया जाए, अरविंद शर्मा का क्या उपयोग हो सकता है वो किया जाए। यानी योगी आदित्यनाथ को कहा जाएगा कि सरकार आपकी रहेगी, चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन ये जो बाकी लोग आए हैं इनका भी उपयोग जो है पार्टी के हित में करना चाहिए, और इसके लिए आपको एक्मोडेटिव होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस मीटिंग का। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां शायद उनके ऊपर सौंपी जाएंगी कि इस तरीके से पार्टी को काम करना है आगे, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करे, बड़ी जीत हासिल करे। अभिलाष जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कई अहम बातें आपने हमें बताई, और हमारे सभी सहयोगी अशोक शुक्रिया आपका, प्रशांत आप भी नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, वरुण आपका भी शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। ठीक है, आज तो नहीं, कल तक अभिलाषा हो सकता है तस्वीर साफ हो जाए और इस मुलाकात के जो मायने हैं वो असल में हमें समझ में आ जाए। हम नजर लगातार बनाए हुए हैं और जल्द अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।